देश में ये निर्णय हुआ कि ये नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। जगदलपुर से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जाने वाली सड़कों पे गड्ढे थे। किसी भी तरफ अगर कोई मूव करता था, चाहे आम आदमी भी, कई गाड़ियां, आपको याद होगा कि जीप कई उड़ गई और उन्होंने जो सिविलियंस थे उनको भी पुलिस समझ करके उड़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों लगातार नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली को भी मार गिराया गया है। ये जो नक्सली के मारने का और आत्मसमर्पण करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 5 साल पहले शुरू हुआ था और उस समय वर्तमान में दुर्गेश माधव अवस्थी जी राज्य के डीजीपी थे और उन्होंने इस खाका को पूरी तरह से तैयार किया था। तो आइए हम पूरी नक्सल की जो गतिविधियां, कैसे आत्मसमर्पण शुरू हुआ और नक्सलियों का खात्मा की शुरुआत कहां से हुई, हम उनसे जानते हैं। तो पहला सवाल भी हमारा यही रहेगा कि जब आप डीजीपी थे, नक्सल को लेके एक प्रभावी तैयारी की गई थी, तो उसका जो तैयारी हुआ था कैसे हुआ था और वहाँ पे जो आईजी और जो पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था बनाई गई थी कि इन लोग नक्सल पे काम करेंगे, उनका रूपरेखा कैसे तैयार हुआ था? देखिए, 2014 में इसकी रूपरेखा प्रारंभ हुई, तब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में ये निर्णय हुआ कि ये नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो 2015 आते आते चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा था और सीरियस तैयारी 2016 जनवरी से शुरू हुई, जब ये दिल्ली में कई मीटिंग्स के बाद ये तय हुआ कि एक क्या सही फैसला हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2013 में झीरम घाटी हुआ था। उसके बाद से जो नक्सलवादियों के हौसले जो थे वे बहुत बुलंद थे और काफ़ी सारी घटनाएं 14 और 15 में भी हुई। तो 16 तक आते आते ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब क्या होगा वाला सीन था। जगदलपुर से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जाने वाली सड़कों पे गड्ढे थे। किसी भी तरफ अगर कोई मूव करता था, चाहे आम आदमी भी, कई गाड़ियां, आपको याद होगा कि जीप कई उड़ गई और उन्होंने जो सिविलियंस थे उनको भी पुलिस समझ करके उड़ा दिया गया। तो ऐसे हालात थे। तो उस वक्त एक पूरी रूपरेखा बनी कि आखिरकार इनको कैसे किया जाए। तो कई तरह की रणनीति थी। पहला तो ये था कि फोर्टिफिकेशन हो, बस्तर में थाने और सड़कें बनाई जाएं और कोशिश करके स्कूल और बाकी चीज़ें बनाई जाएं। दूसरा ये रहा जाए कि नक्सल ऑपरेशंस कैसे चलाए जाएं। पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। तो डीजी नक्सल ऑपरेशन पहले मैं जनवरी 16 में मुझे बनाया गया। उसके बाद से फिर लगातार 16, 17, 18 और फिर 19, 20, 21 डीजीपी। तो वो जो 6 साल का पूरा जो कार्यकाल था, उस समय में हम लोगों ने ग्राउंड वर्क तैयार किया। जो एसआईबी है, जिसको नक्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे सुदृढ़ किया गया। जो सुंदर राज जी अभी आईजी हैं, उनको मैंने वहाँ वो मेरे अधीन नक्सल ऑपरेशन और एसआईबी दोनों विंग थी। सुंदर राज को डीआईजी एसआईबी बना करके राजनांदगांव से यहाँ पोस्ट कराया गया। वो एसपी राजनांदगांव थे। और उसके बाद विवेकानंद को 14 में कलूरी आईजी बने थे और 16 तक वो रहे। उसके बाद विवेकानंद को, जो अभी एडीजी नक्सल ऑपरेशन है, उनको वहाँ आईजी बस्तर के रूप में मैंने चुना। अगर आप उसको देखेंगे तो यही एक कंटिन्यूटी है कि जो विवेकानंद पहले आईजी 2-3 साल रहे, उन्होंने लगातार काम किया, समझा ग्राउंड वर्क जो तैयार हो रहा था। और इधर सुंदर राज थे जो कि पूरी चीज़ों को मेरे साथ रह के समझ रहे थे। नक्सल ऑपरेशंस पूरी मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ की जो नक्सल ऑपरेशंस थे वो रायपुर से की जाती थी और हम लोग लगातार सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, राजनांदगांव, इवन कवर्धा, बालाघाट के एरिया में निरंतर जाते रहते थे। एयरफोर्स का भी बहुत सहयोग था, क्योंकि एक ही दिन में जाके हेलीपैड से, उनके हेलीकॉप्टर से हम लोग कई कई कैंप्स में जाते थे, वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते थे। तो 3 प्रकार से काम चल रहा था। नक्सल इंटेलिजेंस को मजबूत करना, इलाके के अंदर सुरक्षा बलों का डोमिनेंस बढ़ाना और साथ में अच्छे अधिकारियों को लगाना। वो सुंदर राज जो मार्च अप्रैल 16 से नक्सल और एसआईबी में आए हैं, वो अभी तक आया। फिर बाद में विवेकानंद के बाद उनको आईजी बस्तर बनाने के लिए मैंने कहा, चूँकि मैं डीजीपी था, मुख्यमंत्री जी से कहा, तो वो डीआईजी के रूप में बस्तर आईजी का चार्ज संभालने के लिए गए। बाद में उनकी प्रमोशन हो गई। वो उसका मूल कारण सिर्फ यही था
कि जो चीज़ें जनवरी 16 से शुरू हुई हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और जब कंटिन्यूटी रहती है, करीब 250 से 300 सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए हैं अंदर एरिया के अंदर। ऑपरेशंस जिसको समझ रहती है फिर वो ऑपरेशन करना आसान होता है। तो जो आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से ये बेसिक चीज़ें थी। दूसरा ये था कि जो इनका कैडर था, जो लड़ाकू नक्सलियों का संख्या थी, वो आपके समय क्या स्थिति थी उसकी? उस वक्त तो उनकी चरम अवस्था थी। अगर हम उसको जनवरी 16 में लें तो आप महसूस करेंगे कि नक्सलियों की चरम अवस्था थी। 10 से 15 हज़ार का करीब कैडर ये महसूस किया जाता था। और जन मिलिशिया भी काफ़ी था, जो कि कैडर नहीं था लेकिन सहयोगी के रूप में था। तो एक बड़ी संख्या थी जिसमें बहुत सारे कैडर जो थे वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थे, कुछ उड़ीसा के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए थे। तो एक बड़ी संख्या थी और वो पूरे इलाके में जो अभी 7 ज़िले हैं बस्तर के उसमें फैले हुए थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो लगातार कुछ वारदातें न कर रहा हों, कोई गांव में जाके कहीं हमले नहीं कर रहा हो, सड़क पे कुछ बम नहीं लगा रहा हो। तो इस प्रकार की चीज़ें उस वक्त लगातार जारी थी। अगर ये जब से आपका ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी की स्थिति में अगर देखा जाए, आत्मसमर्पण भी लगातार हो रहा है, नक्सली मारे भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी कितने बच गए होंगे ये इनके लड़ाकू कैडर? देखिए, समर्पण पॉलिसी बनी थी, उसके बाद से लगातार सरेंडर शुरू हुए थे। और जैसे जैसे अभी खास करके जो पिछले 2 साल से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं सुरक्षा बलों के, और कई बड़े लीडर इनके मारे गए हैं, अब सरेंडर भी उसी तादाद में हो रहे हैं। तो मुझे अब लगता है कि छत्तीसगढ़ के इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो कैडर जिसको कहना चाहिए, जो कि बंदूक लेकर के और हमला करने की स्थिति में रहता है, वो कुल मिला के 400-500 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो जैसे अब हिड़मा की बात होगी, हिड़मा मार दिया गया है, इनके बसवा राजू भी मार दिए गए, बहुत सारे कैडर इनके सरेंडर भी कर दिए। तो अभी वो जो बड़े नाम हैं वो कौन से नाम हैं जो अभी बचे होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में हिड़मा एक बड़ा नाम था, क्योंकि जो PLGA बटालियन नंबर 1 थी उसका वो प्रभारी था और बहुत लंबे समय से उसने काफ़ी वारदातें की है। तो उसकी मृत्यु हो गई अभी पुलिस एनकाउंटर में। और उसके बाद बसवा राजू उसके पहले मारे गए, जो कि पूरी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी थे, तो वो चीफ थे। तो उन दोनों के बाद और भी कई बड़े सरेंडर हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश में हुए, तेलंगाना में हुए, हमारे यहाँ हुए। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो कैडर है उसमें अब मनोबल टूट गया है और ये सरेंडर निरंतर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे समय मार्च 26 का नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सरेंडर हो रहे हैं। जो बड़े कैडर बचे हैं, जैसे देव जी का नाम एक चलता है, और भी कुछ छोटे मोटे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कैडर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी MMTC जो गैंग ये अपनी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसका जो सेक्रेटरी अनंत, उनका कल ही पत्रकारों को उन्होंने जो पत्र भेजा है और गवर्नमेंट को भेजा है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, 15 फरवरी तक के लिए हमको युद्ध विराम दिया जाए, हम पूरे हथियार रखना चाहते हैं। तो वो भी एक पूरा का पूरा जोन के सेक्रेटरी है, तो उनके पूरे कैडर सरेंडर करना चाहते हैं। बड़े नाम अब मुझे कोई दिखाई नहीं देते जो छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहे हों या फिर आसपास के इलाकों में। इस गणपति को लेके अक्सर चर्चा होती रहती है कि अभी भी गणपति है, तो क्या इसकी हकीकत क्या लग रही है? नहीं, गणपति होंगे कहीं, लेकिन गणपति नहीं है, क्योंकि बसवा राजू को जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था तो गणपति ने वो छोड़ दिया था। उम्र होगी और जिसको कहते हैं कि रिटायरमेंट उन्होंने लिया। अब वो कहाँ हैं, कहीं छुप करके रह रहे हैं या कहीं पर, क्योंकि बहुत कम लोगों ने गणपति को देखा था और जो फ़ोटोज़ रहते हैं वो पहले की उम्र के हैं। और जब अभी उम्र हो जाती है, गणपति की उम्र मेरे ख्याल से 70 के करीब होगी, तो वो कहाँ पर होंगे, कहीं कॉमन मैन की तरह भी रह रहे हों तो पता नहीं चलता। लेकिन ये बात सही है कि वो जंगलों में और एक्टिविटी में तो नहीं है बिल्कुल। जैसे पहले जो समर्पण होते थे वो भरमार के साथ होती थी, या जो आधुनिक हथियार की बात अगर हम कहें तो आधुनिक हथियार नहीं आते थे, इंसास नहीं आता था, AK-47 नहीं आता था, या जो पैरामिलिट्री फोर्स से जो हथियार लूटे थे आधुनिक हथियार, वो नहीं आते थे। लेकिन अब जो सरेंडर हो रहा है पिछले 6-7 महीने से, उसमें देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में इंसास, AK-47 और भी हथियार हैं। तो इसका जो प्रक्रिया है या जो इनमें हथियार लेके आने की प्रवृत्ति है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहले जो ऑपरेशंस होते थे ऐसे 2016 से लगा करके और
अभी तक, और ख़ास करके ये 1-1.5 साल पहले के जो देखेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें बड़े बड़े हथियार, यहाँ तक कि रशियन और जर्मन राइफल्स भी बरामद हुई हैं, AK-47 भी थी। लेकिन ये बात सही है कि सरेंडर में वेपन्स, बड़े कैडर सरेंडर किए लेकिन वेपन नहीं दिया। उसका कारण ये होता था कि उस वक्त हम लोगों का ध्यान था कि जो मुख्य कैडर है, जो कुछ प्रोमिनेंस रखता है, वो अगर सरेंडर करता है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मजबूत होता है। तो उनको हम लोगों के माध्यम से खबर, ये किसी प्रकार से जो लोकल हमारे लेवल पर खबर दी जाती थी तो उसमें ये कहा जाता था कि आप आ जाओ। वो आने के लिए वेपन लेके अगर आएंगे तो नक्सली संगठन फिर उनको ढूंढता था और उनको मारने की जान का खतरा होता था। तो इसलिए वो वेपन छोड़ के भागते थे। कई बड़े कैडर ऐसे हैं जिनका अभी यहाँ नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, जो कि इस ऑपरेशंस में जिनकी बड़ी भूमिका है। पिछले कई सालों से वो लगातार सरेंडर करके, और हम लोगों ने उनको कहीं गुप्त स्थानों पे रखा हुआ था और अभी भी हैं वो, जिससे कि उनसे हम जो इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारे लोग तो बस्तर में हैं जो DRG में चले गए, कुछ लोग और भी जो सरेंडर करके कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बड़े प्रोमिनेंट थे, उनको कहीं अलग जगहों पे रखा गया जिससे कि उनसे इन्फॉर्मेशंस ली जा सके और वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई। आखिरी सवाल हमारा होगा कि आप लोग जो नक्सलियों का जो सबसे बड़ा हथियार, वेपन तो थे ही थे, एम्बुश लगाना और IED बिछाना, तो ये पूरे, ऐसा माना जाता था कि पूरे बस्तर की ज़मीन में ये लोग कहीं ना कहीं IED बिछा के रखे हैं। तो अब इस पे कैसे काम हुआ, और 2026 के बाद जब नक्सल मुक्त हो जाएगा तो IED क्या समस्या बन सकती है और इसका निदान कैसे हो सकता है? देखिए, जो सरेंडर कैडर है उसको मालूम है कि IED कहाँ पर है। तो जो ये सरेंडर हो रहे हैं, और निश्चित रूप से वो उनसे काम लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि भाई आप बताओ कहाँ का है, और वो बताते भी हैं। पहले भी जो सरेंडर हुए हैं, जैसे कोई बटालियन के लोग सरेंडर करते हैं या जो बड़े कैडर हैं, उन्हें ये पता होता है IED कहाँ पे लगी है, तो वो पुरानी IEDs को निकालने में मदद हो जाती है। और चूंकि जब संगठन ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर नई IED लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा। पर ये बात सही है कि सजगता पूर्वक मार्च 26 के बाद एक बार से पूरे एरिया में डिमाइनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, और वो होगा क्योंकि सारी जगह सुरक्षा कैंप हैं। तो जो कैंप रहते हैं उनके आसपास वो लोग रेगुलर डिमाइनिंग करते हैं, रोड्स पे करते हैं, तो पता चल जाएगा। और लेकिन निकालना तो पड़ेगा, अभी भी ऐसा संभावना है कि कुछ IEDs लगे हों। तो आपने सुना कि रिटायर्ड DGP दुर्गेश माधव अवस्थी जी ने स्पष्ट बताया कि जो नक्सल खात्मे की तिथि रखी गई है उस पे काम साल 2 साल से नहीं हो रहा है, बल्कि 2016 से ही पुलिस ने काम करना, नक्सलियों के खात्मे पर काम करना शुरू कर दिया था। और उसी के हिसाब से अधिकारियों को भी, चाहे वो वर्तमान के जो IG हैं P सुंदर राज, उनको बैठाया गया, और ADG नक्सल हैं विवेकानंद सिन्हा, उनको बैठाया गया। तो ये प्लानिंग 2016 में ही पूरी कर ली गई थी, और नक्सलियों के मारे जाने के बाद लगभग काडर उनका ख़त्म हो चुका है। जो बचे हैं, जो बड़े नाम हैं, वो अभी दिखते नहीं हैं, और लगभग 500 के लगभग अभी भी नक्सली जो लड़ाकू हैं यहाँ पे बचे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं सरेंडर के लिए ही अपनी बर व्यवस्थाई खोज रहे हैं कि किसी माध्यम से सरेंडर कर दिया जाए। हाँ, लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद एक जो समस्या रहेगी IED की, जो ज़मीनों में नक्सली छिपा रखे हैं, तो उस पर भी काम करना अति आवश्यक होगा कि चूँकि ज़मीनों के भीतर जो नक्सली लगा के एम्बुश और इनकाउंटर में मार दिए गए हैं, या उनके जो बचे साथी हैं, अगर उनसे कुछ सुराग मिले तो इसको डीमाइनिंग के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।